Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to continue the series of information security, that is CS 205, and as you can see हमने इसमें इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 196 से स्टार्ट करना है. सो यहाँ पे अब टाइटल से पता चल गया कि हमने क्या करना है, कि हमने ये डिस्कस करना है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस. सो अब हमने प्रीवियस वीडियो में ये देख लिया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है क्या और ये स्टेप 4 पे क्यों है, ठीक है. और उसके अलावा हम टेलर मेड जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस और ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट कर सकते हैं या नहीं, और पाकिस्तान में इसका सिक्योरिटी पोस्चर कैसा है, ठीक है. ये फैक्टर्स और ये टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हमने ये डिस्कस करना है कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ठीक है. तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की डिफरेंट स्टाफ की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है. अब पाकिस्तान में क्या है कि जो गवर्नेंस के फंक्शंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू दोज विच आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन मैच्योर मार्केट्स, के जो असल में इंडस्ट्री लेवल पे प्रैक्टिसेस लाइक कैरी आउट की जाती हैं, या उसमें जिस हद तक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, पाकिस्तान जो है वो, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 10 से 12 साल जो है वो पीछे जा रहे हैं. सो अब यहाँ पे ये जो है, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल टीयर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अभी आपने लॉन्ग और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तैयार कर लेना है. ये शफल हो के जो है वो कॉलम्स आ जाएंगे और आपने इसको फिल करना होगा, ठीक है. अब सबसे पहले आ जाता है बोर्ड, या जिसको हमने कहा था कि स्टीयरिंग कमेटी है, ठीक है. इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को कैरी आउट करेगा, जो भी बजट होगा उसको अप्रूव करेगा, ठीक है. उसके अलावा आईटी मैनेजमेंट, और ये जो सीआईओ है ये चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ठीक है. इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि रिव्यूज़ प्रोवाइड करेगा, मॉनिटरिंग देगा और प्रपोज करेगा कि जो भी आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कोई नई पॉलिसीज़ आएंगी वो जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए पहले जो है वो उनको पेश करेगा, ठीक है. फिर उसके बाद अब बात आ जाता है CISO, दैट इज़ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, या जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी हेड है. उसका क्या काम है कि उसने प्लान करना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को, फिर बिल्ड करना है कोई, ठीक है, एंड देन उसको रन भी करना है. फिर आईटी और सिक्योरिटी टीम्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्लान वगैरह बिल्ड किया होगा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ने, उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना है, ठीक है. सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विद रियल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान इंडस्ट्री, वी हैव सेट अ मोर प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर. अच्छा, अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में हम सिक्योरिटी पोस्चर को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो देखें बोर्ड लेवल पे लाइक जिसमें हम जो है वो लाइक स्टडी करेंगे एग्जेक्टिव मैनेजमेंट को, ठीक है. इसी तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी में आपके पास आ जाती है आईटी मैनेजमेंट एंड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. इसी तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है ISMC, इसमें आपके पास ये हेड आ जाएगा जिसको हम CISO कहते हैं, ठीक है. उसके अलावा ये जो IT टीम्स हैं उनमें डेफिनेटली टीम्स ही हैं. सो अब ये जो ये जो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट थी जो बोर्ड लेवल पे, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसने मैनेजमेंट कमिटमेंट लाइक टोन एट द टॉप प्रोवाइड करनी है, ठीक है. इसी तरह IT मैनेजमेंट जो थी उसका क्या काम है कि उसने एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है कि जो भी सिक्योरिटी होल्स हैं उनको अच्छे से फिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या गवर्नेंस जिस हद तक चाहिए उस हद तक इम्प्लीमेंट की जा रही है या नहीं. इसी तरह ये जो CISO था चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, उसने ये मेक श्योर करना है कि वेल वे में, बेटर वे में हम उसको स्ट्रेटजी जो है वो हमने अडॉप्ट की है और प्लानिंग जो है वो हम एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स कैरी आउट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है. इस तरह टीम्स ने जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना है या एग्जीक्यूट करना है. अच्छा when working in the practical industry in a market where the security posture is subpar, we should be open to adopt structures and strategies relevant for such level of market. कि अगर हम इस तरह की इंडस्ट्री में, इस तरह की मार्केट में काम कर रहे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी पोस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट है, तो हमें अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को इतना फ्लेक्सिबल और इतना अडेप्टिव रखना चाहिए कि वो गिवन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ख़ुद को मॉडिफाई कर सके, ठीक है. यहाँ पे आपको कुछ फ्रेमवर्क्स दिए हुए हैं जो हमेशा अनप्रिपेयर्ड मार्केट में जो है वो लाइक दे डू नॉट ऑलवेज़ मेक सेंस, और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि बाकी फ्रेमवर्क्स को छोड़ के आपने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है. अब है लेक्चर नंबर 197.
अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने देखा था कि इनिशियल गवर्नेंस के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये चारों पीरियोडिक रिव्यू, रिसोर्स असाइनमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड पॉलिसी, ये कौन कौन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड देन इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल है, ठीक है। इस तरह की स्लाइड्स को आपने एक दो बार जो है वो गौर से देख लेना है। अच्छा, अब सबसे पहले एक्टिविटी इनिशियल गवर्नेंस बिल्डिंग ब्लॉक में आ जाती है पॉलिसी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि ये CISO जो है वो डेवलप करता है, और इसको साइन ऑफ लाइक इसके फाइनल साइंस सिग्नेचर कौन करता है, बोर्ड या एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें हम स्कोप सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, एक फ्रेमवर्क हम क्रिएट करते हैं, और रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एक्टिविटी की बारी। ये बोर्ड या एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, प्रिविलेजेस, इन सब चीज़ों को जो है वो असाइन किया जाता है, ठीक है। फिर रिसोर्स असाइनमेंट में अगेन बोर्ड या एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नाम से पता चल रहा है कि इसमें रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, बजट एलोकेट किया जाता है, किस चीज़ के लिए, फंक्शंस के लिए। कौन से फंक्शंस के लिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं जो डिपार्टमेंट कैरी आउट कर रहा है, उन सब के लिए बजट एलोकेट किया जाता है और रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। फिर पीरियोडिक रिव्यू में हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के गोल्स और मेन मोटिव थे उनको मीट किया जा रहा है या नहीं। अब नेक्स्ट स्लाइड है इंटरमीडिएट गवर्नेंस बिल्डिंग ब्लॉक्स की। इसमें चेंज मैनेजमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है IT मैनेजमेंट की, और इसमें हम चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसको इस्टेब्लिश भी करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। फिर SOPs में आपके पास जो है वो अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, IT मैनेजमेंट की, और इसमें हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो डेवलप करते हैं, और लाइक हर चीज़ के जो कुछ SOPs होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, वो हमने इसमें लिखनी है या मेंशन करनी है, ठीक है। अवेयरनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी टीम्स की, और इसमें हम अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस या ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। रिव्यू या मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो लाइक स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं, या फिर वो किसी तरह का जो है वो रूल के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, किसी रूल को वायलेट तो नहीं कर रहा, ठीक है। फिर मेजर गवर्नेंस बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, एंड एज यू कैन सी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, और इसमें सपोर्ट मिल रही होती है IT डिपार्टमेंट से, ठीक है। और अब नाम से पता चल रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट में हमने रिस्क असेसमेंट करनी है, हमने पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है पहले रिस्क को, फिर जब वंस यू आर डन विद दिस तो फिर रिस्क ट्रीटमेंट हमने कैरी आउट करना है, और फिर एक पूरा लाइफ साइकिल रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो अच्छे से हमने एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट में हमने क्या करना होता है कि हमने पीरियडिकली या लाइक से आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हमने जो है वो इंटरनल ऑडिट को कैरी आउट करवाना है, ठीक है। फिर इंसिडेंट मैनेजमेंट है, और ये हमने मिड टर्म्स में पढ़ा था, इंसिडेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, IT मैनेजमेंट या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, ठीक है। फिर अब हमने देखा था कि कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट साइकिल जो है, इसमें अब ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड की या एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की, और इसमें कॉन्टीन्यूस वे में जो है वो स्टेप्स को कैरी आउट किया जाता है जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को इफ़ेक्टिवली कैरी आउट कर सकें। फिर करेक्टिव एक्शंस में हम क्या करते हैं कि जो भी नॉन कन्फॉर्मिटीज़ और गैप्स होते हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, उनको मीट किया जाता है, उनको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड पार्टी असेसमेंट्स में हम ये करते हैं कि लाइक कोई भी थर्ड पार्टी या कोई वेंडर्स या कोई स्टेक होल्डर्स हैं आपके बिज़नेस के, आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम के, जैसे उनको जो है वो लाइक उनकी असेसमेंट कैरी आउट की जाती है, कंडक्ट की जाती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के ज़रिए से या फिर गैप एनालिसिस से, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है, इट कैन क्विकली बिकम अ चैलेंज एज गवर्नेंस इज़ कंसिडर्ड एज इनटेंजिबल। जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो गवर्नेंस है वो इनटेंजिबल है, हम उसको किसी स्टैंडर्ड, किसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपने गवर्नेंस को अचीव कैसे करना है, और एट द वेरी एंड आपको पता कैसे चलेगा कि हमने अचीव कर भी लिया है या नहीं। और इसी तरह से IT डिपार्टमेंट में आपने डॉक्यूमेंटेशन और रिटर्न पीस ऑफ पेपर्स को कैसे जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इन सब का एक की या इन सब की एक टिप आपके पास ये है कि आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को एक गोल्डन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रखना है, और वो गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, हमने देखा था ISO, ठीक है। सो एंड टू गो फॉर क्रिस्प क्लियर एक्शंस विच आर ऑलवेज मेजरेबल, कि अगर हम ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने सारे सिनेरियोज़ को सेटअप करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम उनको बेटर वे में मेजर भी कर सकेंगे।
अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है 198। यह है की सक्सेस फैक्टर्स। अब हमने ये देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है हम उसको इफेक्टिवली कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं लाइक लीडरशिप, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर। लीडरशिप की बात करें तो इसमें एग्जेक्टिव मैनेजमेंट या टोन एट द टॉप आ जाती है कि जो आपके डिपार्टमेंट की डीन है, जो हेड्स हैं, एचओडीज़ हैं, वो कितना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस को मीट करने में, माइलस्टोन्स अचीव करने में। ठीक है। ड्राइव प्रेसिंग प्रायोरिटी कि इसमें क्या है कि जो लीडरशिप है उसका ये काम होता है कि वो प्रायोरिटाइज़ करे और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट प्रिविलेजेस जो हैं वो ग्रांट करें। ठीक है। उसके अलावा लीडरशिप में एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि पीरियडिकली जो है वो आपने प्रोग्रेस को रिव्यू करना है कि हम कितना जो है वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं और किस हद तक कर रहे हैं। ठीक है। स्ट्रेटजी में आ जाता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके प्रोजेक्ट्स के, जो भी गोल्स हैं, मेन मोटिव्स हैं, उनको कैसे प्रैक्टिकली अचीव करना है। ठीक है। उसके अलावा हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल गियर अप एंड फोकस फॉर द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब स्ट्रेटजी में हमने जो है वो एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी होती है, एक कह लें कि हमने एक फ्रेमवर्क बनाना है कि ये प्रोजेक्ट्स हैं और इनको हमने इस वे से या इस तरीके से जो है वो मीट करना है। ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने ये देखना है कि कौन कौन सी हायरार्कीज़ हैं, कौन कौन से टीम स्ट्रक्चर्स हैं, रिपोर्टिंग लाइंस हैं जो आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काउंट किए जाएंगे और डिफरेंट टीम्स आपस में मिल के कैसे किसी कॉमन गोल को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। रिपोर्टिंग में हम करते हैं कि क्या रिपोर्ट किया जाएगा, कौन रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा और किस मतलब कितनी मरतबा रिपोर्ट करेगा, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि हाउ विल एन एक्सेप्शनल एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन बी बिल्ट कि ऐसा एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन या प्रोजेक्ट को मीट करने का और उनको इम्प्लीमेंट करने का, उसको कंप्लीट करने का इतना एक डिसिप्लिनरी जो वे है आपके पास, वेल डिसिप्लिन्ड, वो कैसे जो है वो क्रिएट किया जाएगा। ठीक है। और जो माइलस्टोन्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, उसको कैसे ट्रैक किया जाएगा। और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस हैं, उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा। फिर जब कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में आ जाता है कि हम एक बेस्टेस्ट कल्चर जो है वो कैसे बिल्ड करेंगे, आइडियल कल्चर। और आइडियल कल्चर में हमारे पास आ जाता है कि ऐसा कल्चर जो ओपन हो, कोऑपरेटिव हो, ऑथेंटिक हो और कमिटेड हो। कमिटेड किस चीज़ के लिए कि जो प्रोजेक्ट है उसके मेन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। हाउ विल कंटेंशन एंड कन्फ्लिक्ट बी एलिमिनेटेड। कंटेंशन क्या होती है, लाइक डिफरेंट रिसोर्सेज का जो है कह लें कि लॉकडाउन हो गया या ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। ठीक है, इन अ सेंस। तो अब अगर किसी डिपार्टमेंट में डिफरेंट रिसोर्सेज में कंटेंशन हो जाती है तो हमने उस कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, टर्मिनेट करना है, ये किसका काम होता है, या ये हम कल्चर के फैक्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, या ये कल्चर के फैक्टर में आ जाता है। एंड देन हाउ विल अ परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर भी प्रमोटेड। कैसा कल्चर जो परफॉर्मेंस पे बेस करे और परफॉर्मेंस पे रिलाई करे और अपने एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है वो रिवॉर्ड करे। तो इस तरह के कल्चर को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। सो बिल्डिंग इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस और एन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट आर बेस्ड ऑन गुड मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स के इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है और फिर ही हम जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट अच्छे वे में जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर है लेक्चर 199। इसमें हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर की बात करनी है फॉर अ लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब लार्ज साइज होगी, एक मिड साइज होगी और एक स्मॉल साइज। ठीक है, मतलब इस तरह से वेरिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने डिफरेंस याद रखना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट के लिए। तो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करें तो आपके पास टॉप पे आ जाता है CISO। CISO किसका एब्रीविएशन है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। यहाँ पे उसको असिस्ट कौन करेगा, प्रोग्राम मैनेजर। ठीक है। फिर अब आपके पास इससे लोअर लेवल पे 4 जो हैं वो मैनेजर्स आ जाएंगे, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि हम नेक्स्ट मॉड्यूल में जब मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स वाला जो कह लें कि प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एब्सेंट होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह लार्ज साइज जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग अभी हमने देखी है, इसमें मेनली क्या काउंट किया जाएगा कि डोमेन नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में हमने वेक्टर अटैक्स, फिशिंग और इसी तरह से जो स्पैम्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं
ज़ीरो डे अटैक्स, दिस एंड दैट। तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के लिए डोमेन नॉलेज होना, लाइक फील्ड रिलेटेड नॉलेज जो है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी तरह सिक्योरिटी ऑपरेशंस में आपके पास एंटीवायरसेस, सिक्योरिटी टूल्स, वल्नरेबिलिटी मैनेजर्स, इन सब की बात की जाती है, इन सब को डील किया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी गवर्नेंस में, सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आ जाती हैं पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस कि आपने जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन करना है और उनको कैसे साथ लेके चलना है प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। फिर आपके पास आ जाता है सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम कोविड 5 पढ़ चुके हैं, ISO पढ़ चुके हैं, ISMS हमने देख लिया है, CMMI फ़िलहाल नहीं हुआ है, जब ये आगे डिटेल में आएगा तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में हमारे पास कह लें कि डिफरेंट क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, नेटवर्क सिस्टम्स, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। इसी तरह सिक्योरिटी ऑपरेशंस में कि आपने डिफरेंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस टूल्स को आपने जो है वो कैसे रन करना है, कैसे जो है वो उनको यूज़ करना है बेटर वे में इन ऑर्डर टू बेटर डील विद सिक्योरिटी होल्स एंड वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। फिर सिक्योरिटी गवर्नेंस में SOPs आ जाती हैं, ऑडिट्स, ट्रेनिंग। तो ये सारा हम प्रीवियस स्लाइड्स में देखते आ रहे हैं किसी ना किसी हद तक। सिक्योरिटी गवर्नेंस या फ्रेमवर्क्स में फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स में आपके पास ISO का आ जाता है, कोबिट, एंड देन यू हैव CMMI। तो टोटल जो है वो यहाँ पे 30 बन जाते हैं। अब 15 लाइक ये कह लें कि ये कोई लाइक रॉकेट साइंस नहीं है या हार्ड एंड फास्ट या कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, ये वैसे ही आपने इस स्लाइड को एक बार देख लेना है कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है, फिर उसको असिस्ट भी एक ही प्रोग्राम मैनेजर कर रहा होता है। आमतौर पे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 6 जो है हेड्स लगा लें या 6 जो हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह सिक्योरिटी ऑपरेशंस में 15, फिर सिक्योरिटी गवर्नेंस में 4, तो टोटल मिला के आपके पास 30 बन जाते हैं। सो अ लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम रेंजिंग बिटवीन 25 to 30 स्टाफ, ठीक है। और जो टोटल IT स्टाफ होगा उसमें से 10% जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डिवोट किया जाता है, ठीक है। फिर लेक्चर नंबर 200 की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने नेक्स्ट मॉड्यूल में जो है वो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट भी नहीं है, एक तो वो जो प्रोग्राम मैनेजर था, और यहाँ पे एक वो स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क्स वाला भी नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको बताती थी कि एक मिसिंग है। अच्छा, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में डोमेन नॉलेज है, ये वाली स्लाइड ऑलमोस्ट रिपीट हो गई है, ये भी। इसी तरह वहाँ पे टोटल 30 थे, यहाँ पे एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, 4 आपके पास सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में स्टाफ होंगे, लाइक 4 एम्प्लॉयज़ होंगे, सिक्योरिटी ऑपरेशंस में भी 4 ही, एंड देन सिक्योरिटी गवर्नेंस में होंगे 3, और ये टोटल मिला के आपके पास बन जाते हैं 12, ठीक है। मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम रेंजिंग बिटवीन 10 to 15 स्टाफ। अब ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही चीज़ें हैं, आपने इनको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, ठीक है। इसी तरह अगर आपके डिपार्टमेंट में 100 से 150 लोग हैं IT डिपार्टमेंट में, तो उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 10% जो स्टाफ है वो डिवोट या डेडिकेट किया जाता है। अच्छा, अब इसी तरह स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, ठीक है, और इसके अंडर जो है वो 2 लोग काम करेंगे या 2 डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट्स होंगे, सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड देन यू हैव सिक्योरिटी गवर्नेंस। और इनके ये जो लाइक सब इनकी कैटेगरीज हैं वो रिपीट हो रही हैं, इनको आपने दोबारा से देख लेना है। यहाँ पे जो स्लाइड डिफ़र कर रही है, जो वेरी कर रही है, वो ये है कि उसमें टोटल 30 थे लार्ज साइज में, फिर आपके पास मीडियम में 12 थे, और अब आपके पास हो गए 6, ठीक है। तो जो स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट कैन हैव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम रेंजिंग बिटवीन 2 to 4 स्टाफ, ठीक है, 2 से 4 लोग होते हैं। और यहाँ पे बस देखें कि 10% ऑफ IT ही डिवोट किया जाता है, लेकिन नंबर ऑफ़ IT स्टाफ या नंबर ऑफ़ IT डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, इसमें 15 to 50 रह गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेक्चर नंबर है 202। इसमें वो कह रहा है कि रोल ऑफ़ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर इन ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोई भी प्रोग्राम है, कोई आपके पास प्रोजेक्ट है, उसमें आपका जो मेन हेड है, जो CISO है, उसका क्या रोल होगा। ही और शी प्लेज अ क्रूशल रोल इन सक्सेसफुली ड्राइविंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। और इसमें 2 फैक्टर्स आ जाते हैं कि उस ऑफिसर के स्किल्स क्या हैं, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में जो है वो कहाँ प्लेस किया गया है, उसकी क्या प्लेस वैल्यू है, क्या उसका रोल है, ठीक है। तो उसके स्किल्स में आ जाता है कि उसके पास डोमेन नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। इसी तरह
डोमेन नॉलेज उसके पास गवर्नेंस का होना चाहिए, उसके पास पीपल स्किल्स होने चाहिए कि उसने अपने अंडर एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन करना है, कैसे उनको वेल मैनेज्ड रखना है, ठीक है। और फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ और ट्रेड्स होने चाहिए उसमें। सो लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी की हम जब बात करते हैं तो गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस, कि जो भी आपका चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है वो इस बात का एबल होना चाहिए, लाइक ही और शी शुड हैव एन एक्सपर्टीज़ कि वो आईटी को अच्छे से समझता हो और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उनको बेटर वे में कोप अप करना जानता हो, ठीक है। उसके अलावा उसने उसका क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स और इस तरह के जो सेंसिटिव कह लेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको ड्राइव करने में, उनका एग्जीक्यूट और कंप्लीट करने में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोग्राम स्ट्रेटजी को बिल्ड कर सके, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, मैकेनिज़्म होनी चाहिए, रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म को अच्छे से रन कर सके इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। उसके अलावा उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो बोर्ड और सीनियर एग्जेक्टिव मैनेजमेंट के साथ जो है वो मिलके अच्छे तरीके से काम कर सके। उसके अलावा उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सके सिक्योरिटी वीएन टीम को, लाइक वो अपने से नीचे वाले स्टाफ को, अपने जूनियर स्टाफ को बेटर वे में कम्युनिकेट करके बता सके कि किसी प्रोजेक्ट का क्या विजन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस नज़रिए से उन्होंने जो है वो सारा सिस्टम, सारा सिनेरियो लेके चलना है, ठीक है। उसके अलावा उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो इन्फ्यूज़ कर सके क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी इन आईटी इन्वायरमेंट के, जो उसका आईटी इन्वायरमेंट है जिसमें उसके एम्प्लॉयज़, उसका जूनियर स्टाफ काम कर रहा है, वहाँ पे वो क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी जो है वो इन्फ्यूज़ कर सके, इंजेक्ट कर सके, इनकॉर्पोरेट कर सके, ठीक है। ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो लॉयल वे में और बेटर वे में अच्छे से मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करें और वो प्रोजेक्ट जो है वो डेडलाइंस में रहते रहते अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो टीम वर्क बिल्ड कर सके और कोऑपरेशन कल्चर को बिल्ड कर सके जिसमें जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। फिर हमने देखा था टेक्नोलॉजी डोमेन नॉलेज में अब वो कह रहे हैं कि जो CISO है उसके पास आमतौर पे 5 से 10 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी डिपार्टमेंट में, और फिर 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, ठीक है। अब जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं दे आर टिपिकली स्ट्रॉन्ग इन 2 to 3 डोमेन एरियाज़। क्योंकि हर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए हर डोमेन में, हर फील्ड में 110% जो है वो पूरा उतरना जो है वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो 2 से 3 एरियाज़ में ज़्यादा उसकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है ही और शी इज़ एबल टू बिल्ड अ गुड टीम वर्क। उसके अलावा उसकी एक सॉलिड टेक्निकल बेस होनी चाहिए, ठीक है। जो अच्छे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं वो ईज़िली जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जो भी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बेटर वे में कोप अप कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं, डेडलाइंस को मीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर गवर्नेंस डोमेन नॉलेज में ये आ जाता है कि जो रेगुलेटर्स और कंप्लाइंस या जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को एकम्प्लिश कर होते हैं, ये गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं। तो जो CISO होता है उसके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसने रेगुलेटर्स और कंप्लाइंस के साथ जो है वो काम किया हो, ठीक है। पॉलिसीज़ और SOPs को एग्जीक्यूट करना जानता हो, फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स का पता हो, और उसके अंदर एक पैशन और ट्रेनिंग का और अवेयरनेस का जो उसने अपने एम्प्लॉयज़ में इन्फ्यूज़ करनी है। फिर आ जाता है कि प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए कि किसी प्रोजेक्ट को उसने कैसे लेके चलना है, क्या चीज़ पहले होगी, फिर उसके बाद क्या, एक पूरा एक सीक्वेंशियल वे में जो है वो बेटर वे में वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, ठीक है। इसी तरह पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी जो ट्रायड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, उसको बैलेंस करना आना चाहिए किसी CISO को। इसी तरह गुड पीपल स्किल्स होने चाहिए कि उससे लोगों को लाइक अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उन्हें एक डायरेक्शन देना और ऑर्गेनाइज़ करना आना चाहिए। पर्सनल डिसिप्लिन होना चाहिए, वो खुद से वेल डिसिप्लिनड हो और कमिटेड हो अपने काम के लिए, ठीक है। फिर अब प्लेसमेंट हमने देखा था कि CISO का एक तो स्किल मैटर करता है, स्किल्स कौन कौन से हैं वो हमने देख लिए। अब प्लेसमेंट के क्या तो वो IT डिपार्टमेंट में है या तो वो रिस्क डिपार्टमेंट में उसकी हायरिंग हुई है, रिक्रूट उसे किया गया, उसकी एलोकेशन हुई है, ठीक है। इसी तरह वो एट द वेरी एंड ऑफ द डे वो क्या करेगा, रिपोर्ट किसे करेगा, बोर्ड कमेटी को, जिसको हम कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी। फिर है लेक्चर नंबर 203। इसमें वो कह रहे हैं की इनहिबिटर्स
फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम फेलियर कि अब काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने से रोकते हैं, ठीक है। अब वो पुअर एग्जीक्यूशन भी हो सकती है, पुअर स्ट्रक्चर भी हो सकता है और पुअर एग्जेक्टिव कमिटमेंट भी हो सकती है। जब हमने कहा कि सिक्योरिटी प्रोग्राम के फेल होने में एक बड़ा रोल जो है वो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट का होता है, तो इसमें ये काम होता है कि जो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट होती है, जो टोन एट द टॉप होती है, उसने बजट और रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है, ठीक है। इसी तरह उसने ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज़ को सेट करना होता है कि किस कह लें कि एक्टिविटी की कितनी प्रायोरिटी है, किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में करना है। सो इवन इफ़ यू स्टार्ट अ प्रोग्राम विदाउट एग्जेक्टिव मैनेजमेंट सपोर्ट इट मे नॉट लास्ट लॉन्ग, कि अगर हम एग्जेक्टिव मैनेजमेंट के बगैर ही कोई प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आखिर तक कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह एग्जेक्टिव मैनेजमेंट का काम ये होता है कि उसने जो है वो पीरियोडिक रिव्यूज़ पास करने होते हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज़ होती हैं वो फ़ौरन से चेंज हो जाएंगी अगर एग्जेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो वेल कमिटेड नहीं रहती अपने काम के साथ। तो इसीलिए वो कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रोग्राम के फेल होने में एक मेजर रोल जो है वो किस चीज़ का है, पुअर एग्जेक्टिव मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो एक अच्छा या बुरा स्ट्रेटजी, एक अच्छी या बुरी स्ट्रेटजी या एक अच्छा या बुरा स्ट्रक्चर जो है वो किसी प्रोजेक्ट को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। इसी तरह एड्रेसिंग द नीड एंड इंटर इन लिंकेजेस टू मेक द एंटायर मशीनरी वर्क इन स्ट्रीमलाइन मैनर, कि अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट रोल्स हैं, तो अगर वो वेल वे में उसको स्ट्रेटजी उसकी एक अच्छी अडॉप्ट की गई है और वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो फिर क्या होगा कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बेटर वे में स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर अगर हमने अच्छे से एग्जीक्यूट किया हो तो हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो बिजनेस होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, उनके रोल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से इसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट को मीट करने के लिए, डेडलाइंस को मीट करने के लिए वेल स्ट्रक्चर्ड जो है वो एक प्रोसेस कैरी आउट कर सकें। एग्जीक्यूशन में आ जाता है कि ऑल द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स बॉयल डाउन टू स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वंस लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर इशूज़ आर एड्रेस्ड। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपके सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में आपने जितनी भी माइलस्टोन्स अचीव कर लिया, लेकिन एग्जेक्टिव मैनेजमेंट जो है इट डज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए जो टोन एट द टॉप है वो कोई भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छे वे में सक्सेसफुल भी उसको करवा सकती है या फिर फेल भी करवा सकती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन का, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि उसने डिफरेंट फेजेस में टास्क्स को जो है वो एलोकेट करना होता है, उनकी प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं, फिर प्रोग्रेस को ट्रैक करना होता है, फिर डैशबोर्ड्स रिपोर्ट करने होते हैं, ठीक है, पूरा एक इवेंट लॉग बना के। और उसके अलावा फिर उसने प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं किसको, जो भी आईटी टीम्स होती हैं, बोर्ड या स्टीयरिंग कमेटीज़। सो फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम विल बी इमिनेंट इफ़ एनी वन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स इज़ नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड, कि जो 3 स्टेप्स हैं, 3 मेन एलिमेंट्स हैं, लीडरशिप, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन और स्ट्रक्चर, अगर इनमें से किसी में भी कोई थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी रह जाती है, कमी रह जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे सिक्योरिटी प्रोग्राम्स सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अप टू लेक्चर नंबर 203। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, khuda hafiz.